Hello students and welcome to your YouTube channel Bittu's Biology. Today we are going to see standard 9th subject science chapter number 7 diversity in living organisms. Now this chapter is one of the most difficult, one of the most important that is given in a textbook. बायोलॉजी के जो गिन चुन के कुछ चैप्टर्स हैं उसमें से सबसे डेंजरस यही है क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे नाम है ना कि आप लोग को याद करते करते एक तो आपकी फट जाएगी, दूसरा याद हो भी गया तो आपके दिल से एक ही गाना बाहर निकलेगा, कौन सा? मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। ठीक है, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकूं आपको जिससे कि है आपको सब कुछ इजीली याद हो जाए जैसे मैंने अपने टाइम पे किया था। ठीक है, एंड हम लोग बहुत सारे क्राइटेरियाज भी देखेंगे कि किस बेसिस पे ये सारी डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, सो इन दिस वीडियो द कंटेंट इज दिस. First of all, we'll see the diversity, the definition of diversity. Then we are going to see what is the need of classification. इतना सारा classification हम कर क्यों रहे हैं? Okay, now how many number of animals or species or plants, whatever it is, है ना, कितने organisms exist करते हैं अर्थ के ऊपर, वो सब कुछ देखेंगे. After that we are going to see classification and evolution, how they are interrelated with each other, and in the end we are going to see biodiversity, उसका definition and उसके कुछ examples. Alright, so let's get started with this chapter. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी. तो देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो आपको पता है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग मतलब जो जिंदा है भाई वो. ठीक है, तो उन लोग के अंदर डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी. आपने एसएस पढ़ते समय एक लाइन देखी होगी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया के लिए यूज करते हैं हम लोग, है ना. तो वही है विभिन्नता में अखंडता, ये उसका ट्रांसलेशन है. तो बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे वैरायटी. वैरायटी का मतलब होता है कितने अलग अलग टाइप के स्पीशीज हैं. अब देखो वैरायटी बहुत सारी चीज़ों में हो सकती है कि आप कौन सा क्राइटेरिया में वैरायटी ढूंढ रहे हो, समझ रहे हो. देखो जैसे मैं आपको बताऊं तो वैरायटी इन एज हो सकता है, बिल्कुल, जैसे कि पाइन ट्रीज हैं, दे लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. और एक जो इंसेक्ट है बेचारा मच्छर, वो कुछ दिनों में भी मर सकता है. अब वो डिपेंड करता है आप पे. कैसे? तो ऐसे मच्छर ने हमें काटा, ये उसका जुनून था. आपने खुजाया, ये आपका सुकून था. हम मार भी ना पाए, उसे जाने दिया क्योंकि उसके रगों में हमारा खून था, है ना. तो अगर आपने उसे जाने दिया तो जी लेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, मर जाएगा, क्या दिक्कत है, राइट. तो इन एज मैनी ऑफ द स्पीशीज कैन वेरी, जैसे पाइन ट्री 1000 ईयर्स, इंसेक्ट्स फ्यू डेज, उतनी सी बात है. फिर हम बात कर सकते हैं इन कलर्स, बॉडी के कलर में डिफरेंस हो सकता है ना. एक ट्रांसपेरेंट वॉर्म से लेकर कलरफुल फ्लावर्स, कलरफुल बर्ड्स तक लेकर कितना ज़्यादा वेराइटी है, राइट. हम देखते हैं हम इंसान एक ही कलर के हैं, पूरे बॉडी पे थ्रू आउट एक ही कलर होता है. हाँ अभी आप बोलोगे सर मेरे यहाँ के ऊपर स्लीव्स के अंदर तो पूरा अलग कलर है, यहाँ से तो मेरा काला काला हो गया. दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ टैनिंग. ठीक है, बाकी बॉडी का जो कलर है वो तो जनरली कांस्टेंट रहता है, बट दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो कलरफुल होते हैं ये सब भी होता है, हमने देखा हुआ है. तो इन एज, इन कलर्स, फिर हम बोल सकते हैं इन साइज, बिल्कुल साइज एंड शेप. साइज का अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो देखो बी फॉर बैक्टीरिया, है ना, कितना छोटा सा, आपको दिखता भी नहीं है. फिर बी फॉर बिट्टू, यानी मैं पढ़ा रहा हूँ जो आपको, और बी फॉर ब्लू व्हेल. तो बैक्टीरिया से लेकर ब्लू व्हेल तक कितना ज़्यादा डिफरेंस है साइज में. अब अगर हम दोनों को लिविंग ऑर्गेनिज्म सोच के दोनों के बारे में पढ़ते तो कितना मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट हो जाता. इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन और वी कैन से जो वेराइटीज है उनको क्लासीफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई हम हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन किसी किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे उन लोगों को अलग अलग ग्रुप में डाला जा सकता है, राइट. सो वेराइटीज मैंने आपको समझा दिया कि वेराइटी किन चीज़ों में होती है, राइट. एंड नाउ वी विल सी सम ऑफ द पॉइंट्स दैट आर गिवन इन अ टेक्स्ट बुक. सबसे पहला है मल्टी फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. वेरी ऑब्वियस, अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर, कोई एक टाइप का तो है नहीं, ये अपने को मालूम है. ईच ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म टू अ लेसर और ग्रेटर एक्सटेंट. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. आपकी बुक में बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है. सपोज कि मैं हूँ और मेरा एक दोस्त है, ठीक है. अब हम दोनों अगर एक दूसरे में डिफरेंस ढूंढेंगे तो हमको क्या मिलेगा. मान लो उसकी हाइट छोटी है, मेरी बड़ी है, शायद वो मुझसे मोटा है, मैं उससे पतला हूँ, वो स्मार्ट है, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ, वो मुझसे अच्छा दिखता है, मैं नहीं दिखता. ऐसे बहुत सारे आप डिफरेंसेस निकाल सकते हो, ठीक है, अपने दोस्त को ऑब्जर्व करके. लेकिन अगर मैं उसी दोस्त को बंदर से कंपेयर करूं, ठीक है, तो बंदर एकदम ही साइज एंड शेप अलग है, मेरे दोस्त का भी सब कुछ अलग है, दिखने में भी दोनों ठीक है सेम हो सकते हैं, लेकिन जनरली आप पहचान तो जाओगे कि हाँ ये मेरा दोस्त है. हरकतें भले बंदर वाली कर रहा है, वो बात अलग है, राइट. सो अगर हम कंप्लीटली एक अलग सा स्पीशीज ले लेते हैं, ठीक है, अगर मैं किसी काऊ के साथ अपने दोस्त का कंपेरिजन लेने लगूँ तो भी मुझे बहुत सारा डिफरेंस दिख जाएगा, समझ रहे हो. तो अगर हम विद इन द स्पीशीज बात करें तब भी डिफरेंस होता है, किसी अलग स्पीशीज को लेके आ जाए तब भी डिफरेंस होता है. अब कब से मैं बहुत स्पीशीज वाला वर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है. तो स्पीशीज का मतलब ये होता है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स
इन द सेम ग्रुप विच कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर। इंटरब्रीड मतलब आपस में मेटिंग करके एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं आगे आने वाले जनरेशन को, तो उसको हम लोग सेम स्पीशीज में रखेंगे। जैसे सारे ह्यूमन बीइंग हैं, सारे इंसान एक ही स्पीशीज में आते हैं, होमो सैपियंस, राइट। तो वैसे ही अलग अलग टाइप के स्पीशीज होते हैं, राइट। आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो अब यहाँ पे देखो लेसर एंड ग्रेटर एक्सटेंट कहा गया है, यानी हो सकता है कि दो स्पीशीज के बीच में थोड़े से कम डिफरेंस हो, ये भी हो सकता है कि बाकी के कंपैरिजन में दो अलग ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, इसीलिए बोला लेसर और ग्रेटर। यानी दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एकदम जेरोक्स कॉपी नहीं हो सकता, एकदम सेम टू सेम तो नहीं बनेगा, नेचर ये अलाउ ही नहीं करेगा। देयर विल बी सम डिफरेंस, आइदर इट कैन बी मोर और लेस, बट इट विल बी देयर, राइट। ऑलराइट, सो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कुछ फीचर्स। तो हम लोग कोई ना कोई फीचर्स, द फीचर्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे हम लोग डिफरेंट क्राइटेरियाज लाके उन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। जैसे डॉग और ह्यूमन का कंपैरिजन किया जाए तो उसके में फीचर्स अलग है, मेरे बॉडी फीचर्स अलग है, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल। देन एस्टिमेटेड स्पीशीज कितनी है पूरे अर्थ के ऊपर, तो 8.7 to 10 मिलियन स्पीशीज। 10 मिलियन जो है आपके बुक में दिया हुआ है एक येलो कलर के बॉक्स में, और अगर आप आज की तारीख में गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 8.7 मिलियन स्पीशीज के आजू बाजू कुछ लिखा हुआ है उन्होंने। यानी पूरे अर्थ के ऊपर अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म, अलग अलग टाइप के स्पीशीज कितने हैं, 8.7 से 10 मिलियन तक हो सकते हैं। दिस इज जस्ट एन एस्टिमेशन। आज तक हमको जितने मिले हैं वो तो सिर्फ 1.2 मिलियन ही हैं। तो सोचो अर्थ के ऊपर लगभग इससे 8 गुना ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, लेकिन हमने देखे कितने हैं, सिर्फ 1.2 मिलियन, और उसमें से तो कितने सारे एक्सटिंक्ट भी हो चुके होंगे, राइट। सो हम लोग ठीक है चांद पे पहुंच गए, मार्स के ऊपर पहुंच गए, लेकिन अर्थ के ऊपर जितना है वही नहीं ढूंढ पाया आज तक, ठीक है। देखो सो लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, कि भाई क्या जरूरत है क्लासिफिकेशन की, क्या दिक्कत थी सज्जन को कि क्लासिफिकेशन करना है अपने को। तो क्लासिफिकेशन इसीलिए करना है भाई क्योंकि आप देख लो 1.2 मिलियन स्पीशीज हमने ढूंढ लिया। अब ये 1.2 मिलियन स्पीशीज को अलग अलग पढ़ना पड़े तो कितना लोड हो जाएगा, कितना आपका सिलेबस बढ़ जाएगा, अब तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दोगे, है ना। तो ऐसा ना हो और हमारी जो स्टडी हो वो भी बहुत इजीली हो जाए, हर एक स्पीशीज के बारे में हम जान ले, इसलिए हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग द थिंग्स टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। सिंपल सी बात है, ठीक है। क्लासीफाई करना, जैसे अगर आपको मान लीजिए मुझे मेरे क्लास में जितने स्टूडेंट्स बैठते हैं, राइट, तो अगर मान लीजिए 50 बच्चे हैं क्लास में और मुझे उनको क्लासीफाई करना है, तो मैं कौन सा क्राइटेरिया डाल सकता हूँ। सबसे पहला क्राइटेरिया मैं डाल दूंगा जेंडर का, जो सबसे सिंपल है कि हाँ भाई 30 बॉयज़ हैं 20 गर्ल्स हैं, हो गया। तो क्राइटेरिया क्या हुआ यहाँ पे मेरा, जेंडर। मान लीजिए मैं थोड़ा सा और खूसट टाइप का टीचर हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जितने गंदे बच्चे सबको एक साइड बिठा दूंगा, या फिर एवरेज बिलो एवरेज को एक साइड बिठा दूंगा और सारे होशियार को एक साथ बिठा दूंगा। क्यों, ताकि शायद मेरे मेंटालिटी में ऐसा है कि नहीं भाई जो अपने अच्छे बच्चे हैं उनको अलग बिठाओ, या फिर आगे वाले बेंच पे बिठाओ, और जितने मस्ती खोर हैं उनको पीछे बिठाओ, उनको मारो पीटो घसीटो कुछ भी करो, ठीक है। तो ये सब अगर होगा तो ये भी एक क्राइटेरिया बन सकता है क्लासिफिकेशन का। सो जैसे मैंने अपने स्टूडेंट्स का क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, वैसे ही स्पीशीज का भी क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक। तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है सिंपली ग्रुपिंग द थिंग्स टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, यानी समानताएं, एंड असमानताएं, दैट इज डिसिमिलैरिटी, ठीक है। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन तो पूरा समझ में आ ही गया होगा। चैप्टर में आगे बढ़ते हैं अब। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी किस क्राइटेरिया पे, किस आधार पे आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग, तो अपने को भाई ग्रुपिंग करना है। तो सबसे पहला साइंटिस्ट एरिस्टोटल, राइट, ही इज अ ग्रीक थिंकर एंड ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हो, फादर ऑफ बायोलॉजी इन्हें कहा जाता है। एंड फादर ऑफ बायोलॉजी के साथ साथ फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, बिकॉज बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, बॉटनी यानी प्लांट्स के बारे में पढ़ना, एंड जूलॉजी यानी एनिमल्स के बारे में पढ़ना। आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो ऐसा याद कर सकते हो, जू में जाते हो क्या देखने जाते हो, जानवर, एनिमल्स, तो एनिमल्स जूलॉजी, बचा वो बॉटनी, तो ठीक है। तो सो फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी इज एरिस्टोटल एंड फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रेस्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट अब पता था तो बता दिया, ठीक है। ओके, एरिस्टोटल ने डिवाइड किया सारे ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब होता है प्लेस ऑफ लिविंग। तो वो लोग जो भी ऑर्गेनिज्म जहाँ पे भी रह रहा है उस बेसिस पे उनका कर दिया गया क्लासिफिकेशन। यानी अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एयर में रह रहा है तो दोज आर एरियल, ठीक है। लैंड पे है तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, और अगर पानी में है तो फिर एक्वाटिक, राइट। तो लैंड, एयर एंड वाटर, इन पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब देखो एयर पे जो ना चिड़िया या फिर जो भी बर्ड्स है उड़ते हैं, हमेशा नहीं उड़ते रहते, कभी ना कभी ज़मीन पे तो आएंगे ही, वी नो दैट, बट स्टिल दे आर एक्चुअली एबल टू लाइक फ्लाई,
ओवर द स्काई, ठीक है। तो भाई अपने तो नहीं उड़ पा रहे फिर भी, ठीक है, तो वो बात है। सो एयर पे रहने वाले एरियल, लैंड पे रहने वाले टेरेस्ट्रियल एंड वाटर पे रहने वाले एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। इस बेसिस पे एरिस्टोटल ने सबसे पहला क्लासिफिकेशन दिया था। अब देखो उस टाइम के हिसाब से अगर सोचा जाए तो इतना बुरा भी नहीं था, बिकॉज लाइक कोई तो सोचे, है ना, कुछ तो सोचे, तो उस हिसाब से ये ठीक था कि हाँ भाई जो पानी में रह रहे हैं वो सारे एक्वाटिक हैं, जो ज़मीन पर रह रहे हैं सारे टेरेस्ट्रियल है, सॉर्टेड था। लेकिन अगर आप ये भी सोचो कि भाई पानी के अंदर कितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, कितनी ज़्यादा वेराइटी है, लाइक कोरल्स, ठीक है, या फिर सी वर्ल्स, छोटे छोटे स्टारफिश, वहाँ से लेकर के सीधा ब्लू व्हेल, शार्क, है ना, डॉल्फिन्स तो फिर भी इतना बड़ा नहीं है, बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि कहाँ वो और कहाँ ये, तो कितना ज़्यादा मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट हो जाता, राइट। तो लेटर ऑन दिस कॉन्सेप्ट वाज फाउंड टू बी मिसलीडिंग, कि भाई इससे कुछ हासिल तो नहीं हो रहा, खाली अपने को इतना पता चल गया कि हाँ भाई ऐसे कुछ हो सकता है, क्लासिफिकेशन ऐसा कुछ देना चाहिए, बट दिस वॉज अ वेरी वेरी मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट जिसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया, राइट। सो बाद में क्या पता चला, दैट क्लासिफिकेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हमको क्लासिफिकेशन करना चाहिए, ना कि कहाँ पे रह रहे हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। तो उनका जो बॉडी का डिज़ाइन है, जो फंक्शन है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक किसे बोलते हैं हम लोग, सो वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक। अपीयरेंस बिल्कुल सही है, अपीयरेंस के बेसिस पे आप पहचान सकते हो कि भाई क्या ऑर्गेनिज्म है वो। अपीयरेंस के अलावा उनका लिविंग फॉर्म्स कैसा है, आफ्टर दैट वी कैन ऑल्सो जज बाय द बिहेवियर ऑफ दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म, के कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे बेसिस के ऊपर वी कैन एक्चुअली डिवाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो कुछ चार मेन कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं, देख लेते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स अगर प्रेजेंट है तो दोज सेल आर कंसिडर्ड एज यूकैरियोटिक, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑर्गेनल्स इफ प्रेजेंट, प्लस और एंटी का मतलब होता है प्रेजेंट अपने लैंग्वेज में, ठीक है। तो प्रेजेंट है अगर ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन उनके ऊपर है, ठीक है, तो अगर वो है तो भाई यूकैरियोटिक, राइट, यूकैरियोटिक। कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस और यू मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल सारा प्रेजेंट है, तो दोज ऑर्गेनिज्म आर नोन एज यूकैरियोटिक। अगर एब्सेंट है, माइनस एंटी एब्सेंट, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा, क्योंकि उसका न्यूक्लियस भी वेल डेवलप्ड नहीं है। तो ये एक अच्छा क्लासिफिकेशन का बेसिस बन सकता था कि भाई जितनों के भी अच्छे वाले न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, ऑल दोज कैन बी कंसिडर्ड एज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और जिसके पास नहीं है तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ लेबर, तो उनके बॉडी का कॉम्प्लेक्सिटी कितना है उस बेसिस पे भी हम जज कर सकते थे, ठीक है, कि भाई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो डिवीजन ऑफ लेबर भी बढ़ जाएगा, अलग अलग टाइप के सेल्स आएंगे, टिश्यूज आएंगे वगैरह, राइट। देन इट कम्स टू प्रिपरेशन ऑफ फूड। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर फूड वो खुद से बना पा रहा है, प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, पढ़ा होगा आपने बचपन में चौथी क्लास से। अगर फूड खुद से बना पा रहा है तो भाई हम उसे कहेंगे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, और वी कैन से जस्ट ऑटोट्रॉफ्स। और अगर नहीं बना पा रहे हैं, डिपेंडेंट है, तो भाई हीट्रोट्रॉफ्स, बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे भी सारे ऑर्गेनिज्म दो हिस्सों में बट गए। फिर उसके आगे जाओ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपका बॉडी कितना ऑर्गेनाइज्ड मैनर में है। जैसे कि हमने 5th चैप्टर में देखा था, मैनी ऑफ द सेल्स विच आर सिमिलर इन फंक्शन एंड सेम ओरिजिन, दे विल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज, दोज टिश्यूज इन फ्यूचर विल कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन, एंड दोज ऑर्गन विल फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, एंड इट विल लीड टू द कंप्लीशन ऑफ अ क्रिएशन ऑफ अ ऑर्गेनिज्म। यानी पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म सेल से स्टार्ट होकर ऑर्गेनिज्म का जो फाइनल स्टेज है मल्टी सेलुलर बॉडी का, वहां पे जाके स्टॉप होता है, राइट। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी जज कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कितने लेवल तक पहुंचा है, उसका इवोल्यूशन या फिर डेवलपमेंट कहाँ तक हुआ है, राइट। अगर वो सिर्फ सेल लेवल पे अटक गया है, सिर्फ और सिर्फ सेल लेवल पे, तो हम उसको बोलेंगे सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर टिश्यू पे पहुंचा है तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द फाइनल स्टेज। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद सीधा ऑर्गेनिज्म बनता ही है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी। तो जितना ऊपर वाला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उतना बॉडी कॉम्प्लेक्स, अंडरस्टूड। So on this basis we can actually set a hierarchy of living organism। क्या वर्ड यूज किया मैंने, हायरार्की, दिस इज इंपॉर्टेंट, समझ लेना। हायरार्की आगे काम आने वाला है। हायरार्की का मतलब होता है अ सीक्वेंशियल रैंक और अरेंजिंग द थिंग्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, राइट, एक साइंटिफिक ऑर्डर में अरेंज करना। तो मैं यहाँ पे इसे लिखूंगा सीक्वेंशियल रैंक। सीक्वेंस मतलब आपको पता है, ठीक है, किसी भी एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखना। तो सीक्वेंशियल रैंक हम लोग दे सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो सबसे प्रिमिटिव है, सबसे अंडर डेवलप्ड हम बोलेंगे, या फिर सबसे कम डेवलपमेंट जिसका हुआ है, जो बहुत ही प्रिमिटिव प्राइमरी बॉडी शो कर रहा है, वो सबसे नीचे रहेगा। और जो मोर एडवांस्ड है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, वो भाई एकदम ऊपर जाएंगे इन द सीक्वेंशियल रैंक, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरियाज क्लासिफिकेशन इज डन एंड देन द अरेंजमेंट इज नोन एज हायरार्की। आई होप आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक,
क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, राइट। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है समझते हैं। पहले हम लोग बंदर से इंसान बने, ऐसा आपने बोलते हैं ना, जब आप 11th-12th में जाओगे तो और अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। अभी बेसिकली इतना समझो कि पहले हम लोग प्राइमेट्स थे, ठीक है, यानी हमारी बॉडी कुछ ऐसी झुकी हुई रहती थी इस तरह से, फिर हम धीरे धीरे थोड़े से इरेक्ट हुए, फिर और इरेक्ट हुए, और ऐसे सीना तान के चौड़ में चलते रहते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट जस्ट evolution of human beings, not only in the style of walking and getting erect but in many other features, जैसे बॉडी हेयर्स की बात करें, स्कल के साइज़ की बात करें, आईबॉल्स की बात करें, एंड ओवरऑल बॉडी डिज़ाइन की बात करें, तो हम लोग बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुए हैं। तो इवॉल्व होने का सिंपल सा मीनिंग में बोलूँ तो चेंज होना, और ऐसा चेंज होना विच इज़ इर्रिवर्सिबल। इर्रिवर्सिबल मतलब एक बार आप बंदर से इंसान बन गए, फिर से आप जाके बंदर नहीं बन सकते। देयर इज़ नो टर्निंग बैक वंस द इवोल्यूशन हैज़ टेकन प्लेस, राइट। तो अब इवोल्यूशन होता कैसे, तो समझो जैसे ही हमारे सराउंडिंग में कोई ना कोई चेंज होगा, ठीक है, चेंज इन द सराउंडिंग विल लीड टू द एडाप्टेशन। आप एडाप्टेशन कर लोगे, एडाप्टेशन का मतलब होता है एडजस्ट करना। जैसे अभी इस महीने में थोड़ी सी ठंडी बस शुरू हुई है, लेकिन भाई को एलर्जी है, तो भाई ने क्या किया, स्वेटर पहन लिया। तो स्वेटर पहनना इज एन एडाप्टेशन, कि भाई सराउंडिंग में तुमको पता चल रहा है कि विंटर है, और फिर भी तुम अगर बिना किसी प्रिकॉशन के ऐसे निकलोगे बाहर, तो डेफिनेटली यू विल बी अफेक्टेड और योर हेल्थ विल बी अफेक्टेड। सही बात है। तो मैंने स्वेटर पहन लिया, यानी अब मेरी बॉडी मुझे गर्मी देगी स्वेटर के मदद से। तो दिस इज एन मोड ऑफ एडाप्टेशन, कि मेरी बॉडी ने अडाप्ट किया विद इन द सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है। सराउंडिंग में जो भी चेंज हो रहा है उसके हिसाब से मैंने अडाप्टेशन कर लिया। अब अगर ये अडाप्टेशन बहुत लंबे टाइम तक करना पड़े, ये जो एडजस्टमेंट है बहुत लंबे टाइम तक करना पड़े, तो क्या हो सकता है, हमारे बॉडी के अंदर कोई ना कोई चेंज आ जाएगा इन द मॉलिक्यूलर लेवल, और वी कैन से जेनेटिक लेवल। ये वर्ड थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, आई नो, बट अब क्योंकि एक वर्ड आया तो मैं आपको समझा ही दे रहा हूँ, ठीक है। और इसके बारे में बहुत सारा बोर्ड वर्क नहीं कर रहा मैं, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज, ठीक है। तो अब चेंज आपके बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया, दिस इज द वर्ड एक्यूमुलेशन ऑफ चेंज। इवोल्यूशन कम्स फ्रॉम, ये जो इवोल्यूशन है हम इसको बोल सकते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ चेंज। एक्यूमुलेट होना मतलब हमेशा हमेशा के लिए रह जाना, यानी ऐसा कोई चेंज दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर एंटायर बॉडी एंड दैट टू ऑन जेनेटिक लेवल। यानी अब जो आपके अंदर एडाप्टेशन हो गया, वेरिएशन आ गया, और एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन हो जाता है, या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ चेंज हो जाता है, वो एक्यूमुलेशन आप अगले जनरेशन में पास कर सकते हो वाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसे हम कहेंगे इवोल्यूशन, कि हाँ धीरे धीरे इवॉल्व हो गया। एंड इवोल्यूशन टेक्स प्लेस इन 100,000 ईयर्स। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये इवोल्यूशन। ऐसा नहीं कि आप रात को सो गए, सुबह उठ के आपका इवोल्यूशन हो गया, नो, सुबह उठ के बाकी सारी चीज़ें होती हैं, इवोल्यूशन तो नहीं होता, राइट। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर आइडेंटिफाइड, this is important, and categorized on the basis of their body design in form and function। Identified का मतलब क्या, पहचानना। आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। कैसे करोगे, आपको देख के उसका बॉडी डिज़ाइन पता चलेगा कि भाई ये वर्टिब्रेट है, इसके पीछे जो है स्पाइनल कॉर्ड की लाइन जा रही है कि नहीं जा रही है, राइट। फिर मल्टी सेलुलर हो सकता है कि यूनिसेलुलर हो सकता है, ये सब देख के ही तो पता चलता है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन पहले करना रहता है, एंड उसके बाद हम उनको कैटेगराइज करेंगे कि अब ये कौन से ग्रुप में जाने के लायक है। सपोज जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, सो लाइक या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग है, तो हम देख के बता सकते हैं ना कि भाई एक नाक है, दो आंखें, दो कान है, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, दे कैन वॉक ऑन 2 legs, तो चलो इनको मैमल्स में डाल देते हैं। फिर इंसेक्ट को देखा तो भाई इंसेक्टा वाले में डाल देते हैं, या फिर आर्थ्रोपोडा में डाल देते हैं, ठीक है, तो आर्थ्रोपोड्स में डाल दिया उनको। ये जो सारे भारी भारी वर्ड ले रहा हूँ मैं नाम, वो आगे आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में, डोंट वरी, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई, वी कैन आइडेंटिफाई, यानी पहचान सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, और कैटेगराइज कर सकते हैं, इसको किसी भी ग्रुप में जाके डाल सकते हैं कि ओके आप इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा सुटेबल हो, यू कैन गो टू that group, as simple as that, right? Okay, characteristics that came into existence earlier will be more basic than the characteristic that came into existence later। अब इसका मतलब क्या, जो कैरेक्टरिस्टिक पहले आ गई वो ज़्यादा बेसिक होगी, वो ज़्यादा फंडामेंटल होगी एज कंपेयर टू द कैरेक्टरिस्टिक केम ऑन लेटर ऑन। बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि बच्चों सबसे पहले सेल आया, तो सेल के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होगा, ना कि अब आने वाला ऑर्गेनिज्म में कौन सा नया ऑर्गन डेवलप हो रहा है वो। समझ पा रहे हो आप? जैसे कि अगर मुझे सबसे पहले डिवाइड करना हो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, दे कैन आइदर बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, है ना। सेल तो उसके पास प्रेजेंट है, या तो यूनिसेलुलर या तो मल्टी सेलुलर। अब अगर मुझे और थोड़ा सा डिवाइड करना हो तो मैं बोलूँगा टिश्यू इसमें एब्सेंट है, इसमें टिश्यू फॉर्मेशन हो रहा है, बोल सकता हूं ना, बिल्कुल यूकैरियोटिक है या तो प्रोकैरियोटिक है। सो दीज आर व्हाट मोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, बहुत ही बेसिक है जो हर किसी में होना ही चाहिए,
सेल तो हर किसी में होगा ही, तो वो ज़्यादा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है एज कम्पेयर टू द लेटर ऑन। जैसे अगर मैं बोलूँ रिप्रोडक्शन का मोड क्या है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल है तो उसमें भी और कौन सा है, ऐसे ऐसे जब हम करके और क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक उतना बेसिक नहीं रहा जितना ये बेसिक है। क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक पहले एग्जिस्टेंस में आए बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स के कंपैरिजन में, तो जो सबसे पहले आया उसका ज़्यादा वट है, वो ज़्यादा बेसिक है, बात खत्म। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू इवोल्यूशन, वेरी ऑब्वियस। अगर इवोल्यूशन कॉन्स्टेंटली होते जाता है, चेंजेस जो है आते जाते हैं, तो क्लासिफिकेशन पे भी उसका असर पड़ेगा ही। मान लीजिए पहले कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, उसको हमने किसी और ग्रुप में रखा था, आज वो डेवलपमेंट हो के शायद मल्टी सेलुलर बन गया, तो अब तो उस ग्रुप में कभी आएगा ही नहीं, वो अलग ग्रुप में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्लासिफिकेशन इज अफेक्टेड बाय व्हाट, इवोल्यूशन, राइट। सो इवोल्यूशन may lead to change in the classification, that is for sure. Okay, now this scientist is very famous as well as important. चार्ल्स डार्विन 1859 में इन्होंने किताब लिखी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। गैलापागोस आइलैंड पे इन्होंने बहुत काम किया पॉपुलेशन के ऊपर, एंड फिर वहाँ पे उन्होंने एक बुक लिखा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो अब देखो इस बुक के अकॉर्डिंगली क्या है, फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं हम लोग, फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब विच आर मोर प्रिमिटिव, यानी जो बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं अर्थ के ऊपर, मोर प्रिमिटिव, ठीक है। मोर प्रिमिटिव के साथ साथ ये लोग क्या है, सिंपल, और वी कैन से बेसिक। जबकि सेकंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेकंड ग्रुप यानी जो फर्स्ट ग्रुप से इवॉल्व हो के आगे बढ़े, जो बाद में जिनका पता चला, ठीक है। तो सेकंड ग्रुप आर व्हाट, मोर कॉम्प्लेक्स, और प्रिमिटिव जैसा दूसरा वर्ड एडवांस्ड। अब मुझे ये बताइए कि जो बाद में आया वो एडवांस कैसे हो गया, या फिर जो पहले आया वो प्रिमिटिव कैसे हो गया। प्रिमिटिव का सिंपल मतलब होता है अंडर डेवलप्ड, यानी उतना डेवलप नहीं हुआ। तो हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड नहीं है और कौन सा ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड है। सो दिस कॉन्सेप्ट कि भाई जो पहले आए वो प्रिमिटिव थे, जो बाद में एडवांस थे, इज एक्चुअली रॉन्ग। मतलब मैं तो नहीं मानूंगा इसे। द रीजन इज, सी, अगर हम अमीबा की बात करें, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल का बना है केवल और केवल। तो एक सेल में बना है तो मैं कहूंगा कि नहीं भाई मैं तो मल्टी सेलुलर हूं, तो मैं उससे ज्यादा एडवांस्ड हूं। कैसे? मैं उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता हूं, यस, बट एडवांस नहीं हो सकता। रीजन ये है कि सिंपलर होने के बावजूद एज इट इज प्रिमिटिव अगर हम बोल रहे हैं, अगर वो प्राइमरी है, अंडर डेवलप्ड है, उसके बावजूद वो अपने सारे लाइफ प्रोसेसेस कैरी आउट कर पा रहा है। अमीबा जिंदा तो है ना, मर थोड़ी क्या बिना सेल के, राइट। एक ही सेल से काम चला रहा है ना वो भी। उसके पास भले मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स ना हो, उसके पास भले तुम्हारी तरह हार्ट ना हो, स्टमक ना हो, व्हाटएवर जो भी नहीं है उसके पास, तब भी वो जिंदा तो है। ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट तो कर ही रहा है, मर तो नहीं गया। बट तुम अपने आप को एडवांस समझ लिए, क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए। नो, तो बीइंग एडवांस एंड बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स आर टू एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। बीइंग सिंपलर इज ओके, लेकिन हम उन्हें प्रिमिटिव कह दें, ना 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 ना, बुरा लग जाएगा, उनको बात भी गलत है। और हम अपने आप को एडवांस कह दें, नो, वी आर मोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमारे बॉडी में जितनी चीजें हैं वो हमको एडवांस नहीं बना रही, वो हमारे सर्वाइवल को सपोर्ट कर रही है। अगर ये चीजें नहीं होती तो हम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते आज की तारीख में। अंडरस्टूड? सो कॉलिंग देम कि जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मोर प्रिमिटिव थे और आज वाले मोर एडवांस्ड हैं, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। पहले वाले सिंपलर थे स्ट्रक्चर और फंक्शन में, आई एक्सेप्ट, और अभी के वाले कॉम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में, आई एक्सेप्ट दैट एज वेल, बट कॉलिंग देम प्रिमिटिव एंड अस एज एडवांस, दैट डजंट मेक एनी ऑफ द सेंस, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। ओके, सो द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे दैट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ स्पेसिफाइड एरिया। स्पेसिफाइड एरिया का मतलब हम कोई एक कन्फाइंड एरिया ले लेंगे, ठीक है, जो जोग्राफिकली हमने मेजर किया हो, और उसके अंदर जो अलग अलग टाइप के स्पीशीज मिलते हैं हम उसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का रिच होने का मतलब मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड बायोडाइवर्सिटी का पुअर होने का मतलब, इसका मतलब है कि कम लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब अलग अलग टाइप के कम लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ऐसा हम पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम वैरायटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अंडरस्टूड? ओके, सो दैट इज द डेफिनेशन। एंड रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी एक है हमारे अर्थ के ऊपर, दैट इज द वार्म एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बीच में कहीं पे जहाँ पे वार्मथ वाली फीलिंग है, थोड़ा ह्यूमिडिटी भी मेंटेन्ड है, वहाँ पे एनिमल्स एंड प्लांट्स की बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप की स्पीशीज देखी जाती है। इसीलिए उस रीजन को बोलते हैं द रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी। मेगा मतलब क्या? बड़ा, एंड डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। तो बड़ी वैरायटी है वहाँ पे। एंड कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के नाम आपको याद रखना है, जैसे कि ब्राज़ील, चाइना, इंडोनेशिया, मेडागास्कर,
देन इंडिया ऑफ कोर्स, ऑस्ट्रेलिया, जायरे, ठीक है, पेरू, दीज ऑल कंट्रीज आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। ओके, मलेशिया भी है लास्ट में। सो ये जितने भी कंट्रीज़ हैं ये सारे के सारे रिच हैं बायोडाइवर्सिटी में। अगर मैं इंडिया की ही बात करूँ तो देखो कितना डाइवर्सिटी है। इन वेस्टर्न कोस्ट दिस इज़ नोन फॉर फिशिंग, ठीक है, टोबैको बहुत ज़्यादा कल्चर किया जाता है यहाँ पे। गुजरात की बात करें तो नॉर्दर्न साइड में फ्रूट्स बहुत हैं, एप्पल कश्मीर में। एंड अगर हम ईस्ट साइड जाएँ तो फिर टी, बेवरेजेस वगैरह। और अगर साउथ में घुस जाएँ तो स्पाइसेस, गार्डन ऑफ स्पाइसेस है वहाँ पे, कोकोनट है, ठीक है। तो ये सारे भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही तो है। सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटीज प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना है ना। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना आपका भैया पढ़ाएंगे पूरा का पूरा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।